तो चलिए अब नेक्स्ट सब यूनिट 3 जो हमारा है ये हिमाचल के बारे में है। इसकी मैंने अलग शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और ये पढ़ने के लिए ना एक जोगता अकेडमी की एक बुक है, उन्होंने एब्सोल्युटली सिलेबस वाइज ये बनाया हुआ है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है तो कट शॉर्ट करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो ये हिमाचल वाला जो सेक्शन है वो एक अलग सीरीज़ में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 2 जो है सब यूनिट 1 ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसकी भी एक अनअकैडमी के ही टीचर हैं, उनकी बहुत अच्छी सीरीज़ है। काफ़ी लंबे लेक्चर्स हैं वो, लेकिन डिटेल्ड हैं। तो एक बार अगर वो आपने पढ़ ली, उनका भी मेरे पास सारा जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। तो ये जो है ये हमने वहीं से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने एवर नोट में इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इसके बाद जो है ना सॉरी सब यूनिट 2 आ जाता है, जो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया एज यूनिट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज़। ठीक है, तो ये जितना भी है ना ये सारा 26 तक 24, 25, 26 ह्यूमन एस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा जो है ये हम कवर कर सकते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से, जो आपको प्रीलिम्स में आपके फंडामेंटल्स बनाने में हेल्पफुल होगा और प्लस मेंस के लिए भी आपको काम आएगा। जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट्स और इंडिया के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स के साथ यदि आप लिंक कर पाएंगे तो यू विल बी गुड टू गो विद दैट। सो यहाँ तक जो है वो आप कर सकते हैं 11th की एनसीईआरटी से। ठीक है जी। इसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेसी, विलेज एंड टाउन्स, सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये आपको जो है इंटरनेट से करना पड़ेगा। इसके अलावा ये लैंग्वेज लिटरेसी, विलेज एंड टाउन्स का जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये सोशियोलॉजी में भी बड़े अच्छे से इसके जो बेसिक इनेबलर्स हैं वो कवर हैं। ठीक है, सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ये आपको करंट अफेयर्स और इंटरनेट से करना पड़ेगा। विल चेक व्हाट वी हैव इन आवर नोट्स। ठीक है जी। तो इसके बाद सब यूनिट 3 फिर से आ जाता है, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन कवर वगैरह। तो ये जो है ये तो हमने वहीं से जोगता अकेडमी की बुक से पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 सब यूनिट ये जस्ट सेकंड, आई थिंक यूनिट 3 का सब यूनिट 3 है ये, सोसाइटी एंड कल्चर नहीं सॉरी सेलिएंट फीचर्स। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सब यूनिट गलत डला हुआ है शायद। हाँ जी, तो ये सब यूनिट 1 है, इसको हम करेक्ट भी कर देते हैं अभी के अभी। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक है ना ये तो सोशियोलॉजी से ही कवर होना है। ठीक है, चाइल्ड राइट्स, राइट टू एजुकेशन, ये आपने इंटरनेट से कवर करना है। तो ये हमने ना सोशियो के नोट्स में ही मैंने तो ऐड कर दिया था, तो वहीं से हम इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद सब यूनिट 2 है, कोर वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस। तो ये हम जो है ना एवर नोट के नोट से पढ़ना शुरू करते हैं अभी। राइट, तो लेट्स गो टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट आ गया। ठीक है जी। ठीक है, तो सॉरी मैंने 26 तक बोला था, 24-25 जो है हमने एनसीईआरटी से कवर करने हैं। तो 26 जो है ह्यूमन एस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन, इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है जी। तो ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया, ये दृष्टि आईएएस का एक आर्टिकल था, वहाँ से मैंने ये कॉपी किया है। वाई इन न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट है रिलीज बाय पॉपुलेशन डिवीज़न ऑफ यूनाइटेड नेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इकोसॉक जिसको बोलते हैं। इंडिया with 17.5 million internal migrants has emerged as top source of international migrants. So इंडिया की जो है ना टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है, कंस्टिट्यूट 6.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन। तो दुनिया की टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन का 6.4% तो इंडियंस ही हैं। ह्यूमन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस इन द वर्ल्ड टू अनदर। पीपल कैन आइदर चूज टू मूव, वॉलंटरी माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, और फोर्स टू मूव जिसको इनवॉलंटरी माइग्रेशन बोलते हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, the United Nations Migration Agency, defines a migrant as any person who is moving or has moved across the international border or within state away from his habitual place of residence, regardless of person's legal status, whether the movement is voluntary or involuntary, what the causes for the moment are, what the length of stay is. Factors: migration is a global phenomena caused not only by
economic factors, but many other factors like social, political, cultural, environmental, health, education are included under the broader classification of push and pull factors. ठीक है जी. तो माइग्रेशन ग्लोबल फेनोमेना है और केवल इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ये होता है, बल्कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, हेल्थ, एजुकेशन, ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से माइग्रेशंस होती हैं. तो कुछ पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम देखते हैं. तो पुश फैक्टर्स, कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, पॉपुलेशन ग्रोथ, यंग एज स्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकेयर एंड सोशल सिक्योरिटी. तो ये पुश करते हैं पर्टिकुलर बंदे को कि नहीं यार, आप कहीं बाहर जाकर जो है माइग्रेट होकर और अच्छी जो है सोर्स ऑफ एजुकेशन, मेडिकेयर या सोशल सिक्योरिटी को जो ढूंढिए. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अफगानिस्तान इज़ अ रिसेंट एग्जाम्पल जहाँ पर लोग फोर्स्ड हैं, तो दैट इज़ अ पुश फैक्टर. ठीक है. पुल फैक्टर, स्टेबल पॉपुलेशन डिक्लाइन, डेमोग्राफिक एजिंग, वेलफेयर, स्टेट बेनिफिट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी. तो यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर वो सब चीज़ें मिलती हैं. ठीक है. तो ये पुल फैक्टर है. तो यानी कि जो अफ़गानिस्तान वाले लोग सपोज़ इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो पुल फैक्टर है इंडिया का. जैसे कि हमारी स्टेबल है पॉपुलेशन, ठीक है, डेमोग्राफिक एजिंग, हम वेलफेयर स्टेट है. For example, maybe we are not on par with the European countries, but we are much better off than the current situation in countries like Afghanistan. ठीक है. तो अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, पॉवर्टी, लो कंजप्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है. इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक पुश फैक्टर है ये. ठीक है. और इकोनॉमिक पुल फैक्टर क्या आ जाएंगे, लेबर डिमांड है, हाई वेजेस हैं, जहाँ पर वेलफेयर है, हाई कंजप्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड. आप एक एग्जांपल आप बांग्लादेश का लीजिए. वहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में घुसते हैं और बहुत सस्ते में जो है लेबर करके वहाँ की हमारी जो लोकल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम वगैरह, वहाँ की पॉपुलेशन के वेजेस, उनकी जो अर्निंग है उसको अफेक्ट करते हैं. तो दिस इज़ अ पुल फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हु आर इलीगली इमिग्रेटिंग दमसेल्व्स इनटू इंडिया, एंड दिस इज़ द पुल फैक्टर, राइट. तो इसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर आ जाते हैं. डिक्टेटरशिप्स, शैडो डेमोक्रेसी, बैड गवर्नेंस, पॉलिटिकल अपहीवल, कन्फ्लिक्ट, वॉर, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़. ठीक है. और पॉलिटिकल फैक्टर में क्या है, पुल फैक्टर्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, प्लूरलिज्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़. ठीक है. इकोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिक डिजास्टर, डिजर्टिफिकेशन, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर शॉर्टेज, सॉइल इरोजन, लैक ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज़. तो यहाँ पर जो है ना आप एग्जांपल डाल सकते हैं. जैसे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वर्ल्ड के 20 शहरों का नाम था जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी थी, जिसमें से बहुत सारे इंडिया के भी शहर थे. तो people will be bound, no, will be forced to move out of those particular places so that they can find a better ecological life. ठीक है. तो इसमें पुल फैक्टर क्या होगा, बेटर एनवायरमेंटल पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल. जैसे कि हमारा सुंदर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आने के लिए हर कोई आतुर रहता है. ठीक है. क्योंकि बहुत सुंदर जो है हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर हैं, एक अच्छी पीसफुल लाइफ है हिमाचल की. ठीक है. डिसीजन ऑफ द फैमिली और अ क्लैन, माइग्रेंट फ्लोज एंड माइग्रेंट स्टॉक्स. ठीक है. information flows, media, diaspora, ethnic community, information flows, media, transfer picture of. ठीक है. पुश फैक्टर आर दोज दैट कंपेल अ पर्सन ड्यू टू डिफरेंट रीजन टू लीव अ प्लेस ऑफ ओरिजिन. पुल फैक्टर इंडिकेट फैक्टर्स विच अट्रैक्ट माइग्रेंट, ये हमने बात कर ली. टाइप्स, पीपल मूव for many reasons based on which type of human migration include internal migration within a state, country or continent, and external migration moving to a different state, country or continent. तो इसमें हम लोग जो है ना यूएस कनाडा का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि पुल फैक्टर कितना ज़्यादा है, कि वहाँ पर पंजाबीज़ की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड स्प्रेड है कि हमारे इंडिया के नॉर्थ के और स्पेशली पंजाब के लोग दे आर मोटिवेटेड एनफ टू गो टू कनाडा, राइट. तो ये एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं छोटा सा. ठीक है. इन सर्च ऑफ वर्क, डिस्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूविंग प्लेसेस फॉर वर्क इनसाइड द कंट्री, there are only a few districts where the ratio of such migration is more than 20%. Here are the top 10 districts. ठीक है. तो ये top 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर रेशो ऑफ माइग्रेशन जो है वो 20% से ज़्यादा है. ठीक है. तो ये देख सकते हैं आप मैप में. Those migrating for work, business as percentage of total migrants. Type, internal migration in India is primarily of two types. तो इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन दो तरह की, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है रिजल्टिंग इन रिलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, और दूसरी जो है शॉर्ट टर्म माइग्रेशन है इन्वॉल्विंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन. की सोर्स स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़.
तो ये सोर्स स्टेट्स हैं जहाँ से माइग्रेशन जो है जो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स नहीं हैं ये, जहाँ से तो दिस इज़ एडिंग टू द पुश फैक्टर, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और इकोनॉमिक जो स्टेट है इन स्टेट्स की। और डेस्टिनेशन स्टेट्स कौन से हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड कर्नाटका। दीज आर प्रॉस्परस स्टेट्स जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, तो दीज आर द डेस्टिनेशन स्टेट। इंटरनल माइग्रेंट्स इन इंडिया constitute a large population of 309 million internal migrants और 30% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है हमारी जो इंटरनली माइग्रेट यूजुअली करती है। व्हेन अ पर्सन इज enumerated in the census at a different place than his her birth place of birth, she considered a migrant। Female migration out of the total integration migrants 70% are women। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से 70% जो माइग्रेंट्स हैं उसमें से वीमेन है। एंड मैरिज इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर फीमेल माइग्रेशन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। मेल माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रीजंस इज़ one of the prominent reasons for male migration both rural and urban areas। Employing sectors, migrants are mostly employed in subsectors like construction, domestic work, textile, brick kilns, transportation, mines, quarries and agriculture। ठीक है, तो एम्प्लॉइंग सेक्टर कौन से हैं ज़्यादा? कंस्ट्रक्शन है, डोमेस्टिक वर्क है, टेक्सटाइल, ब्रिक किल्न्स, ट्रांसपोर्टेशन है, माइंस है, क्वेरीज है, एग्रीकल्चर है। अर्बनाइजेशन, रेट्स ऑफ अर्बनाइजेशन influence rural urban wage differences and an increase in demand for labor in urban areas can push up urban wages and increase migration। Facts and figure: the Constitution of India Article 19 gives the right to all citizens to move freely throughout the territory of India and to reside and settle in any part of the territory of India। As per census 2011, 45 million Indians moved outside their district of birth for economic opportunities। In India, internal migration is far greater than external migration, fueled by increasing rate of urbanization and rural urban wage difference। तो rural urban wage difference और increasing urbanization की वजह से हमारा जो internal migration है वो बहुत ज़्यादा है। India's urban population is expected to grow from 410 million in 2014 to 814 million by 2050। Instead of long-term migration, there is a huge flow of short-term migrants in the country। External migration in India can broadly be classified as emigration, immigration, refugee migration। तो emigration क्या हुआ? From India to various parts of world। तो इंडिया से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाने को बोलेंगे emigration। Immigration of people from different countries to India। तो इंडिया में जो लोग आएंगे बाकी कंट्री से उसको बोलेंगे इमिग्रेशन। रिफ्यूजी माइग्रेशन, देयर हैड ऑल्सो बीन अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड ऑफ इनवॉलंट्री और फोर्स्ड माइग्रेशन टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिफ्यूजीज। ठीक है जी, होम अवे फ्रॉम होम वेयर इंडियंस को। ठीक है जी, तो ये है बहुत सारी जगह जहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडियन डायस्पोरा यूएई में सबसे ज़्यादा है, यूएस में उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया आ जाता है, कुवैत। तो यहाँ पर जो है इंडियन डायस्पोरा की परसेंटेज जो है वो इस प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूएई में, उसके बाद यूएस में और उसके बाद सऊदी अरेबिया में। ठीक है जी, इंटरनल माइग्रेशन एंड ग्लोबल एक्शन। इन 2016 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कन्वेंड अ हाई लेवल प्लेनरी meeting on addressing large movements of refugees and prepared the report Safety and Dignity addressing large movements of refugees and migrants। तो 2016 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक हाई लेवल प्लेनरी मीटिंग को एड्रेस किया और एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जिसका नाम था सेफ्टी एंड डिग्निटी addressing large movements of refugees and migrants। United Nations member states adopted a New York Declaration for Refugees and Migrants, which commits to protect the safety, dignity, human rights, and fundamental freedoms of all migrants, regardless of their migratory status। As a result of New York Declaration, UN member states agreed to cooperate in elaboration of a global compact for safe, orderly, and regular migration adopted at an intergovernmental conference on international migration in December 2018 in Morocco। Every year 8th December is celebrated as International Migrants Day। Causes, क्या क्या causes हैं? Employment है, basic reasons for intrastate, interstate, and external migration can be attributed to the search for a better opportunity, employment, industry, trade, transport and services।
Seasonal migration. People seasonally migrate for employment in different areas for different industries. For example, significant number of people from drought-prone regions migrate seasonally to work in brick making, construction, tile factory, and agricultural work. Circular migration or repeat migration is a temporary and usually repetitive movement of a migrant worker between home and host areas, typically for the purpose of employment, education. Due to lack of education facilities at their place of residence, people migrate to urban areas in case of internal migration, and other countries in case of international migration for better academic opportunities. By 2020, India will become the world's largest pool of young people. In contrast, there is a lack of opportunities for employment in India. This leads to the emigration of qualified people. Lack of security, political disturbances, and inter-ethnic conflicts are also one of the reasons for internal and external migration. There can also be forced displacement due to reasons like wars and internal political instability. ठीक है, जैसा कि अफगानिस्तान का एग्जांपल है. Marriage is one important social factor for internal migration, and in case of intra-state migrants, majority of migration is from one rural area to another due to marriage in case of females. Environmental and disaster induced factors. There are migrants who are forced to move from rural to urban areas or from one country to another as a result of environmental disaster in the form of drought, floods, heat waves, etc. that might have destroyed their homes and farms. तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में एक एग्जांपल आप रोहिंग्या मुस्लिम्स का भी दे सकते हैं. ठीक है. इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेबर डिमांड एंड सप्लाई. Migration fills gaps in demand and supply of labor, efficiently allocates skilled labor, unskilled labor, and cheap labor. Economic remittances. Economic well-being of migrants provides insurance against risks to household in areas of origin, increases consumer expenditure and investment in health, education, and assets formation. Skill development. Migration enhances the knowledge and skills of migrants through exposure and interaction with outside world. Quality of life. Migration enhances chances of employment and economic prosperity, which in turn improves quality of life. The migrants also send extra income and remittances back home, thereby positively impacting their native place. Social remittances. Migration helps to improve the social life of migrants as they learn about new culture, customs, languages, which help to improve brotherhood among people and ensures greater equality and tolerance. फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है, अकॉर्डिंग टू 2018 फुल स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, out migration often leads to improved food and nutrition security for migrants. Demographic advantage. As a result of out migration, the population density of place of origin is reduced and the birth rate decreases. Climate change adaptive mechanism. Migration has also emerged as a possible adaptive mechanism in the context of climate change and occurrence of extreme weather events like floods, droughts, and cyclones. Migrants and Sustainable Development Goals 2030 agenda with core principle to leave no one behind, इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को इंक्लूड करना. माइग्रेंट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का एजेंडा है विद कोर प्रिंसिपल टू लीव नो वन बिहाइंड. ठीक है, इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स. फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिकग्नाइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 11 out of 17 sustainable development goals contain targets and indicators that are relevant to migration or mobility. तो 17 जो SDGs हैं ना, उसमें से 11 SDGs हैं. तो जस्ट अ मोमेंट. कंटेन टारगेट्स एंड इंडिकेटर दैट्स आर रेलिवेंट. तो जो रेलिवेंट है माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए. SDGs सेंट्रल रेफरेंस टू माइग्रेशन इज मेड इन टारगेट 10.7 टू फैसिलिटेट ऑर्डरली, सेफ, रेगुलर एंड रिस्पॉन्सिबल migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies. Negative impact. Demographic profile. Immigration in large numbers can alter the demographic profiles of communities, as most of the young men move out, leaving only the women and elderly to work on the land. Political exclusion. Migrant workers are deprived of many opportunities to exercise their political rights, like the right to vote. Population explosion and the influx of workers in place of destination increases competition for the job, houses, school facilities, etc. And large population puts too much pressure on natural resources, amenities, and services.
Illiterate and underskilled migrants are not only unfit for most jobs because of a lack of basic knowledge and life skills, but are also prone to victimization of exploitation, trafficking, psychological abuse, and gender based violence in case of female migrants. Increased slum. Mass migration results into increase in slum areas, compromising quality of infrastructure and life at the destination, which further translates into many other problems such as unhygienic conditions, crimes, pollution, etc. Brain drain. Source state suffers from the loss of human capital. Challenges. Inclusion and integration of migrants. Internal migration is not viewed positively in India, and policies are often aimed at reducing internal migration. As a result, there is a lack of integration of migration with the process of development. Psychological and emotional stress. Any person migrating to a new country faces multiple challenges from cultural adaptation and language barriers to homesickness and loneliness. Employment challenges. Foreign labor migrants often face unacceptable treatment from their employers. For instance, some labor migrants are paid below their contract wage and may be forced to work long hours and denied regular time off. Systems like reservation of jobs in many states and countries for the locals pose as the main hurdle. Contract wage system. The problems faced by migrants in destination countries range from contract violation, non-payment of salary, long working hours, and poor working conditions. Health hazards. The poor and harsh living conditions, coupled with difficult and risky working conditions, lack of information, and lack of medical health support, also leads to several health problems of the migrants. Lack of information. In spite of challenges and problems faced by the migrants in the destination countries, low tendency to seek assistance from diplomatic missions in the destination countries were also observed due to lack of knowledge. Information about the role of diplomatic missions, trust, and effectiveness to enhance access to justice. For internal migrants, also there is the Interstate Migrant Workmen Act, enacted to prevent migrant workers from being exploited, but it is rarely invoked and penalty is minimal. Exclusion from social benefits. The need to provide proof of address, ration card, voter ID, Aadhaar card, which is difficult due to fluidity of their lives, deprive them from assessing welfare schemes and policies. Way forward. Human Development Report by UNDP 2009 highlights that migration is integral to the process of human development and plays a very important role in achieving sustainable development goals, thereby preventing migration could even be counterproductive. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has highlighted that the policies and programs facilitating the integration of migrants at the destination remain weak at best or non-existent and suggests the inclusion of integration of migrants in development. मेकिंग वर्क डिसेंट फॉर माइग्रेंट्स. तो माइग्रेंट्स के लिए काम को डिसेंट कैसे बनाया जा सकता है. हेल्प वर्कर्स मेक इन्फॉर्म चॉइसेस होनी चाहिए उनके पास. प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड वर्कर्स राइट एट सोर्स एंड डेस्टिनेशन. प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रिवेंट them from getting into forced labor or human trafficking. Reduce costs of labor migration. Regulate placement agencies and agents. Integrate migrants in development agenda of states. Build positive public perception of migrants. Hence, India needs to formulate migration-centric policy strategies and institutional mechanisms in order to ensure inclusive growth and development and reduce distress induced migration, thereby increasing India's prospects of poverty reduction and achieving sustainable development goals. The government at center needs to provide amenities and social securities for the migration population, which is riddled with the issues of inadequate housing, low paid, insecure, or hazardous work, extreme vulnerability of women, children to trafficking and sex exploitation. For instance, schemes like Kerala government Awas health insurance scheme, Apna Ghar project accommodation for migrant workers, portable rights ensures the basic rights to workers in their respective home state even as they labor in other states. ठीक है जी. तो 26 का भी ये एक और हमने जो है ऐड किया हुआ है इसमें, तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम. ठीक है जी, इसको भी पढ़ लेते हैं हम.
Definition. These key concepts and definitions are important to understand urbanization, migration. The list below is not an exhaustive list. Urban is problematic to define, and no single globally accepted definition of what constitutes an urban settlement exists. What national statistical officers define as urban varies from country to country and often varies over time within the countries. Some countries define urban based on minimum population threshold and population density, while other countries use an administrative definition of what constitutes an urban area. Yet others include more criteria such as proportion of workforce employed in non-agricultural sectors and availability of infrastructure or of education, health, and other services. Most urban population thresholds fall between 1 and 5,000 inhabitants. Urbanization or urban transition refers to a shift in a population from one that is dispersed across small rural settlements in which agriculture is the dominant economic activity towards one that is concentrated in larger and denser urban settlements characterized by a dominance of industrial and service activities. Urbanization generally occurs as a result of one or more of the following processes: natural population growth, when more people move from rural to urban areas, when boundaries of what is considered urban are extended for the creation of new urban areas. Very often, urbanization is primarily the result of migration. Urban population growth is often confused with urbanization, but is a distinct concept. Urban growth can take place without any urbanization if urban and rural areas are both growing at same rate. Urban growth is the increase in absolute number of people living within defined urban areas. It is defined as the increase in proportion of the urban population over time as part of the whole population. Urban growth comes from demographic growth and international and internal migration. Urban to urban migration, rural to rural migration, rural to urban to rural migration. These type of migration refers to the mode of people from one urban to rural area to different urban or rural area. These type of migration may happen within a national border or involving crossing an international boundary. City is also difficult to define because that what constitutes an urban settlement varies, and there are no standardized international criteria for determining the city. Multiple boundary definitions can exist for any given city. In general, there are three concepts. City proper describes a city according to an administrative boundary. Urban agglomeration considers the extent of contiguous urban area or built up area to delineate the city boundaries and is therefore bigger than the city proper. Metropolitan area defines its boundaries according to the degree of economic and social interconnectedness of nearby areas, identified by interlinked, and can be as big as urban agglomeration but distinct. While both urban agglomerations and metropolitans can be defined by size, density, and contiguity, the definition of metropolitan areas includes other criteria such as administrative functions, industries, and services available, to name a few. Cities can also be characterized by population thresholds. Small cities up to 1 million inhabitants, medium size 1 to 5 million, large cities 5 to 10 million, mega cities within 10 million or more inhabitants. ठीक है जी. Recent trends urbanization, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो दृष्टि वाला आर्टिकल पीछे जो था ना उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है. ठीक है, तो वी विल नॉट गो फॉर इट. नज़र आप मार सकते हैं इस पर. राइट जी.